हेलो विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। इसी सीरीज में हमने उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत का अध्ययन आरंभ किया था, जिसका मैंने सारांश आपको बताया था, सुनाकर आपको पढ़ाया था। और लेखक उपेंद्र नाथ अश्क की जीवन परिचय, कृतियाँ और भाषा शैली के नोट्स दिए थे। आज हम लोग लक्ष्मी का स्वागत की समीक्षा पढ़ेंगे। इसके बाद हम एकांकी लक्ष्मी के स्वागत के प्रमुख पात्र रोशन का चरित्र चित्र पढ़ेंगे। तत्पश्चात हमारा ये एकांकी जो है ये समाप्त हो जाएगा। और नहीं, अभी इसके जो लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो भी हम आपको देंगे अंत में। उसके बाद ये हमारा जो एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम लक्ष्मी का स्वागत की समीक्षा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए लक्ष्मी के स्वागत की समीक्षा। लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। तो देखिए, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी नाटक। एकांकी क्या है? नाटक का छोटा रूप है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एक पारिवारिक, भावात्मक और मर्मस्पर्शी कथावस्तु पर आधारित है। इसमें एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क ने एकांकी का प्रधान उद्देश्य था उनका? पुनर्विवाह की समस्या को उजागर करना तो उजागर किया है, तथा उसके साथ ही समाज में व्याप्त मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव और धन के प्रति लालच, मनुष्य में कम होती जा रही संवेदनशीलता का यथार्थ चित्रण किया है। निम्नलिखित तत्वों के आधार पर हम लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा करेंगे। पहला तत्व क्या है? कथावस्तु। समीक्षात्मक तत्व पहला क्या है? कथावस्तु। तो प्रस्तुत एकांकी की कथावस्तु में लेखक ने पंजाब के जालंधर शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया है, जो कि एक रोशन नामक व्यक्ति का परिवार है। रोशन एक शिक्षित, सजग और विवेकशील युवक है। मूसलाधार बारिश हो रही है, जहां से आरंभ होता है दृश्य से मूसलाधार वर्षा हो रही है। रोशन का पुत्र गंभीर रूप से बीमार है, उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। ये कथा वस्तु मैंने सारांश जो है सुनाया था आपको, वही है। उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। किसकी? रोशन की। जब पुत्र की बीमारी, उसकी नाजुक स्थिति को देखकर, अब पुत्र की बीमारी और उसकी नाजुक स्थिति को देखकर बहुत चिंतित और दुखी है। उसने अपने भाई को डॉक्टर को लाने को भेजा है। उसका मित्र सुरेंद्र रोशन के पास ही बैठा है और वह हिम्मत बंधा रहा है, ढांढस दे रहा है। अरुण की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है, उसे सांस लेने में परेशानी है। डॉक्टर आता है और अरुण के गले की संक्रामक रोग बताता है। अरुण को डिप्थीरिया हो गया है। वो इंजेक्शन और दवाई देकर चला जाता है। इसी बीच रोशन की मां आकर बताती है कि सियालकोट के बड़े व्यापारी रोशन से अपने पुत्री का रिश्ता तय करने आए हैं। रोशन की पत्नी सरला की मृत्यु को अब हुए 1 माह हो चुका था। माँ कहती है, तुम जानते हो, दुनिया जहाँ का नियम है कि गिरे हुए मकान की नींव पर ही दूसरा खड़ा होता है। रोशन पुत्र में पत्नी के रूप देखकर रोशन पुत्र में अपनी पत्नी का रूप देखकर अपने हृदय को थामे हुए था। अपने पुनर्विवाह की बात सुनकर वो क्रोधित हो जाता है। फिर भी रोशन के माता पिता पैसे के लालच में विवाह का शगुन ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी तरह पता लगा लिया था कि सियालकोट में उनकी बड़ी फर्म है लड़की वालों का। एक ओर अरुण की हालत बिगड़ती जा रही थी और दूसरी ओर पिता शगुन लेकर अरुण की माँ को बधाई देते हैं। इधर अरुण की पुत्र ने दम तोड़ दिया। रोशन का मित्र सुरेंद्र कहता है माँ कि जाकर दाने लाओ। माँ से कहता है कि माँ दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। इस प्रकार संपूर्ण कथा वस्तु मार्मिक, संवेदनात्मक, हृदय स्पर्शी है। एकांकी का मध्य कौतूहलपूर्ण और एकांकी का अंत करुणा युक्त है, जैसा कि आपने देखा। अब दूसरा तत्व है पात्रों और चरित्र चित्रण। प्रस्तुत एकांकी में 7 पात्र हैं।
इनमें रोशन और रोशन की माँ मुख्य पात्र हैं। सुरेंद्र पिता अरुण डॉक्टर गौड़ पात्र हैं। रोशन एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य है। उसकी पत्नी सरला, जैसा हमने कथानक में बताया था, सरला एक महापुरुष पुरुष उसकी पत्नी सरला एक महापूर्व विदा ले चुकी है। महापुरुष नहीं, महापूर्व, ये मिसप्रिंटिंग हुई है। विदा ले चुकी है संसार से और अब उसका बेटा अरुण डिथीरिया रोग से गंभीर रूप से बीमार है। पुत्र के कष्ट को देखकर रोशन बहुत दुखी। उसको डर लगता है कि पत्नी की तरह उसका बेटा भी उसे छोड़कर न चला जाए। मूसलाधार बारिश हो रही है। उसमें अपने भाई को डॉक्टर लाने के लिए भेजा है और वह उसको मित्र सुरेंद्र प्रतीक्षा कर रहा है। रोशन पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, इसलिए दुनिया के कठोर रिवाज पुनर्विवाह की निंदा करता है और विरोध करता है। इस प्रकार एकांकी के सभी पात्र सजीव मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर चित्रित किए गए हैं। पात्रों की चरित्र चित्रण द्वारा एकांकीकार ने एकांकी के प्रसिद्ध समस्या को सहज और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया है। अब अगला तत्व है भाषा शैली। प्रस्तुत एकांकी की भाषा कैसी है? सरल, सहज, सरस और व्यवहारिक है। संपूर्ण एकांकी में भाषा का प्रयोग वातावरण के अनुकूल हुआ है। जैसा देखा जा सकता है कि रोशन की भाषा दुखी वातावरण में दुखपूर्ण है। माँ की भाषा घरेलू औरतों के ताने व्यंग से युक्त है। भाषा में मुहावरों और पंजाबी शब्दों की पुट भी विद्यमान है। शैली की दृष्टि से इस एकांकी में भावात्मक, विचारात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी? भावात्मक, विचारात्मक और प्रतीकात्मक। रोशन के वार्तालापों में भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। माँ के साथ वार्तालाप जब होता है विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। वर्षा, ओले, आंधी, अरुण की मृत्यु के समय फानूस को टूटकर धरती पर गिरना, है ना, फानूस का टूटकर धरती पर गिरना आदि में प्रतीकात्मक शैली है। एकांकी के अंत में व्यंग्यात्मक शैली विद्यमान है। फिर आपका आता है चौथा तत्व। कौन सा? चौथा तत्व आता है संवाद और कथोपकथन। प्रस्तुत एकांकी के संवाद कथा सूत्र के आगे बढ़ाने वाले और वातावरण के निर्माण में सहायक हैं। प्रसंगानुसार संवाद संक्षिप्त और विस्तृत दोनों ही प्रकार के हैं। एकांकी के प्रारंभिक संवाद संक्षिप्त है तो आवश्यकता पड़ने पर आगे चलकर संवाद विस्तृत भी है। समग्र रूप से संवाद सहज और स्वाभाविक है। प्रस्तुत एकांकी सरल, संक्षिप्त, रोचक, सरस और वातावरण के अनुकूल है। संवादों के माध्यम से एकांकीकार ने पात्रों के चरित्र और उनकी मनोदशा का और संघर्ष को प्रकाशित किया है। इसके बाद आता है आपका पांचवा तत्व संकलन त्रय अथवा संकलन त्रय किसको कहते हैं? देश, काल और वातावरण। तीन हो गए संकलन त्रय, देश, काल, वातावरण, त्रय माने तीन का संकलन हो गया। तो कथा वस्तु की दृष्टि कथा वस्तु के घटित होने वाले स्थान, समय, वातावरण आदि के वास्तविक वर्णन को देश, काल और वातावरण कहा जाता है। देश, काल एवं वातावरण के कारण एकांकी नाटक में स्वाभाविकता, विश्वसनीयता का समावेश होता है। पाठकों की एकांकी के प्रति आस्था हो जाती है और वह उसको अपने युग के जीवन और वातावरण के अनुकूल या अनुरूप पाते हैं। इस प्रकार से देश, काल, वातावरण एकांकी का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। प्रस्तुत एकांकी में संकलन त्रय अर्थात समय और कार्य का सुंदर रूप निर्वाह हुआ है। उपेंद्र नाथ तस्कर जी ने एकांकी के आरंभ में स्वयं ही बता दिया कि स्थान, जिला, जालंधर के क्षेत्र में मध्यम श्रेणी का एक मकान और दालान है। ये सब बताया उन्होंने। समय 9:10 जब आरंभ होता है कि एकांकी का आरंभ होता है। कार्य बच्चों की बीमारी और पिता के पुत्र द्वारा पुनर्विवाह की चर्चा, जिसमें परिवार के सभी सदस्य तल्लीन दिखाई पड़ते हैं। वातावरण की दृष्टि से एकांकीकार पूर्ण सक्षम है। एकांकी की शुरुआत मूसलाधार वर्षा, हवा की साय, ओले, बिजली की कड़क, बादलों की गर्जना और मकान के कणों के खड़खड़ाहट आदि से वातावरण का निर्माण हुआ है। क्योंकि जब वो बीमार था बच्चा, तो उस समय जो है यही सब दृश्य दिखाई दे रहा था। इस प्रकार वातावरण के द्वारा रोशन के कष्ट की अधिकता प्रदर्शित की गई है। पात्रों की वेशभूषा, रीति रिवाज द्वारा ही वातावरण को संकेत किया गया है। अगला आपका
जो तत्व है रंगमंचीयता और अभिनयता। रंगमंचीयता और अभिनयता नाटक का प्रमुख तत्व है। इसी कारण वह दृश्य श्रव्य काव्य कहा जाता है। क्या दृश्य श्रव्य काव्य कहा जाता है? नाटक को कहते हैं दृश्य और श्रव्य काव्य। रंगमंचीयता ही एकांकी की सफलता है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में कोई भी दृश्य ऐसा नहीं है जिसे रंगमंच पर मंचित न किया जा सके। भाषा व्यवहारिक है और अभिनेता की दृष्टि से कथानक सुगठित है। इसके बाद अतः आपका अगला तत्व उद्देश्य है। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य पुनर्विवाह की समस्या तथा उसके माध्यम से समाज में फैली क्रूरता, स्वार्थी प्रवृत्ति, हृदयहीनता, धन के प्रति लालच की भावना को चित्रण करना तथा साथ ही मनुष्य की धन लिप्सा और उचित अनुचित की विवेकहीनता का पर करारा व्यंग्य करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी कला के तत्वों के आधार पर पूर्ण रूप से सफल रहा है। ये एकांकी रंगमंचीयता की दृष्टि से तथा रेडियो दोनों के लिए उपयुक्त है। प्रस्तुत एकांकी नाटकीय तत्वों की दृष्टि से एक सफल कृति है। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है वो नाटककार अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सफल हुआ है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।